हेलो बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस एमसीक्यूज हैं, इनकी श्रृंखला हम लोगों की चल रही है। और इसी श्रृंखला में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर, जिसमें से हम मानव मस्तिष्क, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर आधारित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यूरॉन का भाग है? निम्न में से कौन न्यूरॉन का भाग है? तो आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन में हमारी इस तरीके की बनी हुई, इस तरह से न्यूरॉन जो है इसकी रचना होती है। न्यूरॉन में इस तरह से वृक्षिकांत यानी डेंड्रॉइड्स निकले रहते हैं, और ये जो डेंड्रॉइड्स हैं इन्हीं के माध्यम से न्यूरॉन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें साथ में यहाँ एक्सॉन होता है, ठीक है। ये इस तरीके की रचना हमारी न्यूरॉन की होती है, ठीक है। तो ये रचना हम लोगों ने देखी हुई है। अब क्या न्यूरॉन का ये जो अंदर का भाग है, ठीक है, ये बिल्कुल एक कोशिका है, एक सेल है। न्यूरॉन क्या होता है? एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसी को तो हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस कोशिका में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मेनली है, देखिए यहाँ सेरिब्रम न्यूरॉन में नहीं होता है ना। सेरिब्रम तो मानव मस्तिष्क का भाग है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मेड्यूला कहाँ होती है? ये तो मानव मस्तिष्क में होती है, नीचे की तरफ होती है मंड्यूला ऑब्लांगेटा, और वो क्या करती है? वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे अनुमस्तिष्क से यानी सेरिबेलम से जोड़ती है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेतु की, तो सेतु मेड्यूला के ही पास होता है, पोन्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और श्वसन केंद्र होते हैं ये हमारे, ठीक है। तो अब इनमें जो ऑप्शन बचता है वो है हमारा जीवकोश, यानी जीवकोश ही न्यूरॉन का भाग है। तो जीवकोश क्या है? ये जो अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसी को हम जीवकोश कहते हैं। ये जो भाग है यही हमारा जीवकोश कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो गया, अगर हम देखते हैं तो जीवकोश यहां पर न्यूरॉन का वास्तव में एक भाग कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए, बाहरी मस्तिष्क आवरण है। अच्छा, तो हमें बताना है बाहरी मस्तिष्क का आवरण कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एर्केनॉइड या क्रेनियम। देखिए यहां पर अगर हम बाहरी आवरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहरी आवरण में आप देखिए ड्यूरा मैटर, पाया मैटर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मस्तिष्क की एक रचना आपको दिखाई दे रही हूँ बना करके। ये हमारे मस्तिष्क की एक ऊपरी रचना है, और इस रचना में हमारी 4 झिल्लियां जो हैं वो आती हैं। इस तरह से 4 झिल्लियां हमारे मस्तिष्क में आती हैं। तो जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्रेनियम कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये है क्रेनियम। इसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, इसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं एर्केनॉइड, और इसके नीचे वाली लेयर को कहते हैं हम पाया मैटर, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहली कौन सी लेयर आ रही है? सबसे पहली लेयर आ रही है हमारी यहाँ पर क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम पहले नंबर पे आएगा, फिर ड्यूरा मैटर आएगा दूसरे नंबर पे, फिर एर्केनॉइड आएगा तीसरे नंबर पे, फिर पाया मैटर आएगा चौथे नंबर पे। तो हमारा सबसे बाहरी आवरण कौन सा हुआ? सबसे बाहरी आवरण हुआ क्रेनियम, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्रेनियम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। देखिए मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा भाग है जो कि सोचना, विचारना, चिंतन करना ये काम करता है? तो ये काम कौन सा भाग करता है? देखिए पश्चिम मस्तिष्क क्या काम करता है? संतुलन बनाता है। पश्चिम मस्तिष्क हमारा संतुलन बनाता है, तो संतुलन बनाने की वजह से इसमें बनेगा संतुलन, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, संतुलन बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का ही एक भाग है, और अनुमस्तिष्क ही बेसिकली संतुलन बनाने का काम करता है। पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, सेतु आते हैं, आपका सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क आता है।
तो पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, तो ये दोनों तो ऑप्शन संतुलन को दिखा रहे हैं, है ना, यानी मतलब संतुलन बनाते हैं। मध्य मस्तिष्क दृष्टि से संबंधित होता है, ठीक है, उसमें दृष्टि संवेदन होता है, तो मध्य मस्तिष्क भी नहीं है क्योंकि वहां भी सोचने का काम नहीं हो रहा। यहां पर मुख्य सोचने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है, ये विचार करता है, ठीक है, इसका काम है विचार करना। इसमें जो फ्रंटल लोब होता है प्रमस्तिष्क में, वो विचार करने का और सोचने का केंद्र होता है। तो यहां पर अग्र मस्तिष्क हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए हमारे कौन से विशिष्ट क्षेत्र होते हैं? जो सुनने का काम करते हैं, जो सूंघने का काम करते हैं और जो देखने का काम करते हैं, ठीक है, इसके लिए जो विशिष्ट क्षेत्र है तो वो किस में होंगे हमारे, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं एक बार हम लोग कि ये किस में होते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, सुनना, सूंघना और देखना, है ना। सुनने के लिए हमारी एक पाली होती है, हमारी ऑक्सीपिटल पाली और टेम्पोरल पाली, ठीक है। इसके अलावा सूंघने के लिए घ्राण पिंड होते हैं, ठीक है, और देखने के लिए जो है हमारा इसमें मध्य में जो अग्र मस्तिष्क है, इसके मध्य में भी भाग होता है हमारे, ये ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल पाली मिलकर, टेम्पोरल पाली बेसिकली दृष्टि के लिए होती है, तो ये मिलकर ये पालियां कहाँ होती हैं? तो ये पालियां होती हैं प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क कहाँ होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑप्शन पहले भी बताया था आपको कि पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के अंदर ही होता है अनुमस्तिष्क, तो ये संतुलन का काम करते हैं। मेड्यूला क्या करती है? जोड़ती है, किसको किससे? स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है मस्तिष्क से, ठीक है। अग्र मस्तिष्क ही वो भाग है जो कि मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? 2/3, 2/3 पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा है, और इसी में अलग अलग हिस्से बने हुए हैं सुनने, सूंघने और देखने से संबंधित। तो सही ऑप्शन होगा अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है? ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा, तो वो हार्मोन है एड्रीनेलिन। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है हमारा? तो वो हार्मोन है एड्रीनेलिन। अब यहां पर एड्रेनलिन ही क्यों आंसर है, तो मैं आपको बता दूं, एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन है। अधिवृक्क ग्रंथियां जिन्हें हम एड्रिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है। ठीक है, और जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये कहाँ होता है? ये पिनियल ग्लैंड में होता है, और जो पिनियल ग्लैंड होती है हमारी मस्तिष्क में होती है, और मेलाटोनिन की वजह से ही हमारी जो पिनियल ग्लैंड है वो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं कि हम एक ही समय पे, जो हमारा समय निर्धारित होता है उसी समय पे हमारे साथ वो क्रियाएं होती हैं। जैसे जिस समय पे हम डेली खाना खाते हैं उसी समय पे हमको भूख लगाती है अपने आप। ठीक है, जिस समय जो हमारा सोने का समय है, तो जिस समय हम रोज सो रहे हैं, हमारी दिनचर्या में है जो टाइमिंग, हमें उसी समय पर नींद आने लगती है। तो ये मेलाटोनिन की वजह से होता है। इंसुलिन ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है, अग्नाशय ग्रंथि में होता है। थाइमोसिन ये बहुत शैशवावस्था जो होती है उसमें होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। थाइमस नाम की ग्लैंड होती है एक, जो शैशवावस्था में कार्य करती है और फिर 10 से 12 साल की उम्र तक आते आते लुप्त होने लगती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन, जो कि शरीर को एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, एक प्रतिरक्षा शरीर की करता है, जो शिशु अवस्था में बच्चा होता है तब। ठीक है, और जब ये सारे अंग जो विकसित हो जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग अच्छे से होने लगती है, तब ये धीरे धीरे ग्रंथि अपना काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर सही आंसर एड्रेनलिन। ठीक है ना, तो मेलाटोनिन है क्योंकि आपातकाल के लिए तैयार हमें एड्रेनलिन करता है, क्योंकि वो कार्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन निकालता है, और स्ट्रेस हार्मोन जो है हमें कार्टिसोल, वो तुरंत हमारी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ाना, घबराहट पैदा करना, ठीक है, सोचने की जो, विचारने की जो क्षमता है उसको तेज कर देना,
है ना, ये सारी चीजें, श्वसन गति बढ़ जाना, नाड़ी की गति बढ़ना, ये सब काम करने लगता है। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। चलिए अब आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलती है। ठीक है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलती है, ऑप्शंस क्या है, मेड्यूला से, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या कि अग्र मस्तिष्क से। तो सीधी सी बात है, अग्र मस्तिष्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मेड्यूला कहाँ होती है, चलिए देखिए, ये है हमारा, ठीक है, मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क में हमारी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से हमारे मस्तिष्क में ये पालियां बनी हुई हैं। तो इसमें 4 पालियां हमारी जो है मस्तिष्क में हम मान सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे एक छोटा सा हमारा जो है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस हो गए। यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी निकली हुई है। ठीक है, और यहीं से नीचे की तरफ इस तरीके से एक रचना हमारी जा रही होती है, और यहाँ पर हमारा अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, ये हमारा अनुमस्तिष्क है जो कि इस तरीके से रचना बनी हुई होती है। ठीक है, ये अनुमस्तिष्क हो गया। ठीक, तो आपका ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा कहलाता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। ठीक है, अब ये जो मेड्यूला है, यही मेड्यूला नीचे जाकर, ये जो मेड्यूला जा रही है, यही नीचे जाकर के हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि मेरु रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ती है। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है, ये है मेड्यूला। तो हमारी मेरु रज्जु कहाँ से निकलती है, कहाँ से मानेंगे कि कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है हमारी मेड्यूला से। ठीक है, कहाँ से निकली मानेंगे हम, मेड्यूला से। ना प्रमस्तिष्क होगा आंसर, ना अनुमस्तिष्क होगा आंसर, ना अग्र मस्तिष्क होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना अगला। नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। रीजन कि ये हमने मानव नेत्र वाले में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो जनरली सभी को पता होता है कि नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो कॉर्निया पर, देखिए आंख, इसमें अगर हम समझना चाहें तो जो हमारी आंख होती है, देखिए उसमें इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ये जो हमारी आंख का मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूं, इस डायग्राम में ऐसे करके, ठीक है, ये है हमारा जो नेत्र लेंस है। ठीक है, ये नेत्र लेंस है हमारा, मान लीजिए, और यहाँ पे ये हमारी जो निकल रही है, ये है आइरिस। इस तरह का हमारा आइरिस होता है, और यहाँ पे ये पलक हमारी आ गई है ना, और यहाँ पे इस तरीके से ये पलक बन गई हमारी, और ये है रेटिना, जहां पर कि ये इस तरीके से ये कोरॉइड आ रहा है, और लास्टली जो हमारी लेयर जा रही है इसमें यहाँ पे ये है हमारा रेटिना। ठीक है, और ये रेटिना का येलो पॉइंट या फोबिया कहलाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे, इस नेत्र लेंस से ये जो प्रतिबिंब है हमारा, ये प्रतिबिंब जब भी बनेगा किसी वस्तु से, यहाँ जाएंगी, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ जाकर बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, क्योंकि इस लेयर को हम रेटिना ही कहते हैं। ये जो लेयर आ रही है, इस लेयर को हम रेटिना कहते हैं, तो रेटिना पर बनता है। कॉर्निया कहाँ है, कॉर्निया ये आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, पलक तो आपको दिख रही है, बाहर ही हो गई है ना, पलक तो ये वाला हिस्सा है। कॉर्निया कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और कोरॉइड कौन सा हिस्सा है, मैं अभी एक सेकेंड आपको इसमें दिखाती हूँ। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है हमारा कॉर्निया। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक, और पलक वाला हिस्सा तो ये है, ये यहाँ पर हमारा पलक है। ठीक है, और ये जो है, ये है हमारा रेटिना। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, रेटिना पे बन रहा है, इसलिए हमारा जो है, तो ये जो रेटिना में आपको यहाँ पे ये है हमारा रेटिना। समझ गए, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, रेटिना पर हो रहा है। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस स्थित होता है कहां पर। तो हाइपोथैलेमस, अभी मैंने डायग्राम बनाया था मस्तिष्क में, तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये सेरिब्रम, यहाँ ऑप्शंस देख लो पहले। ऑप्शंस है हमारे सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, डायनसिफिलॉन में, या मेड्यूला ऑब्लिगेटा में। तो अभी मैं फिर से अगर छोटा सा एक डायग्राम फिर से दिखाना चाहूँ आपको,
तो देखिए मस्तिष्क कुछ इस तरीके से आ रहा होता है हमारा, और ये हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा जा रहा है, और यहाँ पे अनुमस्तिष्क हमारा जो है ऐसे करके ये अनुमस्तिष्क आ रहा है ना, ये फूल जैसी आकृति उसकी दिखाई देती है आपको। और यहाँ पे ये जो है ये सब हमारी जो जा रही हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे खांचे बनी हुई हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाती हैं हमारी पालियां। ठीक है, तो ये प्रमस्तिष्क है, ये हिस्सा प्रमस्तिष्क है, ये है सेरिब्रम, ये वाला हिस्सा है सेरिब्रम। ठीक है, इसके नीचे ऐसे करके एक घोड़े की नाल जैसी आकृति लेकर के आ रहा है। ठीक है, और उसके नीचे की तरफ को ऐसे करके आ रहा है, तो ये है हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा है डायएनसेफेलॉन। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कहां पर होता है, डायएनसेफेलॉन में होता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, डायएनसेफेलॉन हमारा सही ऑप्शन होगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही बैठेगा डायएनसेफेलॉन, ना सेरिब्रम होगा, ना सेरिबेलम होगा, ना मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो नीचे की तरफ होता है ना, तो वहां हाइपोथैलेमस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हाइपोथैलेमस काम क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारे ताप शरीर का जो होता है, इन सबको, दर्द, इन सबको केंद्रित नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा 9th क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का प्रमुख केंद्र है, ए ऑप्शन मेरुरज्जु, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, और 4th ऑप्शन है हमारा मेडुला। तो चलिए यहाँ पर कुछ नाम अब हमें जाने पहचाने से दिख रहे हैं, तो जल्दी से उनको समझते हैं। सबसे पहले मेडुला की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं पहले तो प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, होती क्या है कि जो हमारी मेरुरज्जु है, ठीक है, उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, और उसके अंदर इस प्रकार की, ठीक है, ऐसे एच आकार में, ठीक है, ये एच आकार में इस तरीके से रचनाएं बनी हुई होती हैं। और ये हमारा यहाँ पे ऐसे, ये जो पॉइंटेड मैं दिखा रही हूँ, ये धूसर द्रव्य कहलाता है, ये भरा रहता है, और पूरा जो ये वाइट सा भरा हुआ हिस्सा है, इसको हम कहते हैं श्वेत द्रव्य। और यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम पृष्ठविदर और प्रतिपृष्ठविदर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है कि जब भी किसी अंग में कोई भी संवेदना उत्पन्न होती है, ठीक है, जो हमारा अंग है उसमें कोई भी संवेदना उत्पन्न होती है, मान लीजिए कांटा चुभ गया हाथ में, या कोई गर्म चीज टच हो गई है हमारे हाथ से, है ना, या पैर में कांटा चुभ गया है, या कोई ठंडी चीज टच हो गई है। ठीक है, इस प्रकार कोई भी संवेदना अगर हमारे अंग के किसी भी भाग में होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले संवेदी तंत्रिकाओं को वो संवेदनाएं ग्रहण करनी होती हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं उन संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, और एक तंत्रिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से वो संवेदना हमारी मेरुरज्जु तक पहुंचती है, और मेरुरज्जु के पृष्ठविदर से होते हुए सीधे धूसर द्रव्य के माध्यम से वो केंद्रीय नाल तक जाती है। यहां से स्पाइनल कॉर्ड जो भी आदेश देती है कि हाथ को हटा लो, या फिर अगर कांटा लग गया है तो कांटे को निकाल दो, जो भी आदेश देगी वो आदेश दूसरी तरफ से होता हुआ, ठीक है, प्रेरक तंत्रिका द्वारा वापस अंग की तरफ जाता है। तो संवेदी तंत्रिकाएं अंग से मेरुरज्जु की ओर जाती हैं, किसको लेके, संदेश को लेके, और मेरुरज्जु से जो भी आदेश है उसे लेके प्रेरक तंत्रिकाएं वापस अंग तक आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक सर्कल बनता है, एक क्रिया का चाप बनता है, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा, तो मैंने इतनी बार नाम लिया तो मेरे ख्याल से अब ऑप्शन तो सबको पता चल गया है, तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर मेरुरज्जु। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो प्रमुख केंद्र है ये मेरुरज्जु है। जैसे खाना श्वास नली में चला जाए अगर ग्रास नली की जगह, तो हमें तुरंत खांसी आती है, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। पलकों का झपकना, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हो रही हैं, और ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये सब मेरु रज्जु के द्वारा ही नियंत्रित हो रही हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही होगा मेरु रज्जु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के समीप होता है। ठीक है, दो तंत्रिकाओं की कोशिकाओं की इस संधि को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि कैसी होती है तंत्रिका कोशिका। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं इस तरीके से बने हुए, ठीक है, वृक्ष की शाखाओं जैसी इनकी आकृति होती है डेंड्राइट्स की। और ये जो डेंड्राइट्स हैं, इसमें जो हमारा एक मेन होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है अगर तंत्रिका कोशिका, इस तरीके से इसमें से ये शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, ऐसे निकली हुई हैं, इसमें भी निकली हुई हैं हमारी शाखाएं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये है हमारा एक्सॉन, और ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के द्वारा ही हमारी सूचनाएं जाती हैं दूसरी कोशिका तक। तो इसका जो एक्सॉन है, इसमें यहाँ पे बटन जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम एक्सॉन बटन कहते हैं, और ये हमारे अगली कोशिका के डेंड्राइट्स के पास रहती हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोशिका है और उसके डेंड्राइट और दूसरी के इस तरीके से, वो आपस में मिलते नहीं हैं लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं। ठीक है, ये अगली कोशिका की आ गए डेंड्राइट्स। तो ये जो संधि आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर ये जो संधि आपको दिख रही है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, इस संधि को हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, इस संधि को हम क्या नाम देते हैं? तो ये संधि कहलाती है हमारी साइनेप्स। संवेदी तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं हमारी सूचनाओं को अंग से मेरु रज्जु तक या मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? प्रेरक तंत्रिकाएं हमारी, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। प्रेरक तंत्रिकाएं जो आदेश मिल रहा है मस्तिष्क मेरु रज्जु से, उसको अंग तक ले जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मिश्रित तंत्रिकाएं ये दोनों काम कर सकती हैं, आदेश संदेश को ले जाना और फिर आदेश को वापस लाना। साइनेप्सिस जो है वो केवल एकमात्र इसका ऑप्शन सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संधि है, जहां पर जॉइंट होता है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो जगह हमारी साइनेप्स कहलाती है। ठीक है, इसको साइनेप्टिक नोड या साइनेप्स कहते हैं, या सिनेप्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र पुतली का फैलना या सिकुड़ना नियंत्रित करता है। ठीक है, नेत्र पुतली का फैलना और सिकुड़ना कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए, हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, इसके 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र। तो देखिए बेटा, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे ऐच्छिक सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जितनी भी हमारी, और अनैच्छिक क्रियाओं को भी कुछ हद तक नियंत्रित करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन नेत्र पुतली का फैलना सिकुड़ना एक अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी बिना इच्छा के होती है, अपने आप होती है, हम चाहें या ना चाहें, हमारी ये जो क्रिया है ये होगी। ठीक है, तो जैसे ही रोशनी कम होगी, हमारी पुतली फैलने लगेगी, रोशनी अधिक होगी, सिकुड़ने लगेगी। ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो इसमें काम करता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यहाँ कौन सा तंत्र काम करता है? हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है नेत्र पुतली का फैलना और सिकुड़ना, क्योंकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वतंत्र रूप से उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो अनैच्छिक रूप से हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए हो रही हैं, और किसी भी खतरे से उन्हें तैयार करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, शरीर को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए वो काम करता है। तो उसके जितने भी काम होते हैं वो शरीर को खतरों से बचाने के लिए होते हैं। तो ये काम जो नेत्र पुतली का फैलना सिकुड़ना है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत हम तंत्रिकाओं को समझते हैं। ठीक है, कि हमारी रीढ़ तंत्रिकाएं हैं, हमारी कपाल तंत्रिकाएं हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं, 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं, उनके बारे में हम जानते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ठीक है, मस्तिष्क का भाग बताना है हमको। प्रमस्तिष्क,
मेड्यूला, अनुमस्तिष्क, ये सभी। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। तो वो कह रहे हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो प्रमस्तिष्क। हाँ जी, ये तो है मस्तिष्क का भाग, ठीक है ना, सबसे बड़ा भाग है, बल्कि 2/3 हिस्सा यही तो है। मेड्यूला ये भी है, क्योंकि मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु से जोड़ने का काम यही करता है। अनुमस्तिष्क ये क्या काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है, श्रवण का काम करता है, सुनने में मदद देता है। तो ये तीनों ही आपस में सही हैं, यानी फाइनली हमारा ऑप्शन जो सही बैठेगा, अगर हम कहें कि यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सही है ये सभी, ठीक है, ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल तंत्र है। मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल तंत्र कौन सा है? देखो भाई, सबसे जटिल जब बात आती है तो जो सबसे ज्यादा जटिलता हमें आती है वो किस में आएगी? जो शरीर का सब सारे कामों को नियंत्रित कर रहा है, तो नियंत्रण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नियंत्रण कौन कर रहा है? ना तो जनन तंत्र करता है, ना पाचन तंत्र करता है, वो सिर्फ खाने को पचाने का काम कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं करता। कौन सा तंत्र है जो सारे कामों को नियंत्रित कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो चलिए ऑप्शंस हमारे देखते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायएन्सेफेलॉन, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है, देखो यहाँ अंतर समझो, सेरिब्रम कहते हैं प्रमस्तिष्क को और सेरिबेलम कहते हैं हमारे अनुमस्तिष्क को। तो अनुमस्तिष्क में नहीं होती इस पीयूष ग्रंथि, ना ही डायएन्सेफेलॉन में होती है, ना ही हमारे मेड्यूला ऑब्लिगेटा में होती है। सेरिब्रम में हमारी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। प्रमस्तिष्क के ही एक हिस्से में हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि थैलेमस के ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है वो आएगा सेरिब्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क में दृक पिंडों की संख्या होती है। दृक पिंड ये क्या होते हैं? ये मध्य मस्तिष्क के अंदर हमारे 4 पिंड होते हैं, कार्पस कैलूसम, या हम इनको कार्पोरा क्वाड्राजीन नाम से जानते हैं, क्वाड्रामीन। तो ये जो है हमारे ऊपर के टैक्टम 2 होते हैं और नीचे के टैंटेनम कहलाते हैं, और ये दृष्टि संवेदन का काम करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है टोटल? इनकी संख्या है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्मरण से संबंधित भाग है। तो स्मरण से संबंधित भाग है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, डायएन्सेफेलॉन। तो स्मरण सोचने समझने के लिए जो हमारा काम कर रहा है, याद करने के लिए जो काम कर रहा है, वो काम करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। सेरिबेलम क्या काम करता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क काम करता है संतुलन बनाने का। अभी मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया है। मेड्यूला क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। डायएन्सेफेलॉन क्या काम करता है? डायएन्सेफेलॉन के अंतर्गत थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, जो हमारे संवेदनाओं को, यानी भूख, प्यास, नींद, दर्द, है ना, ताप, शरीर का स्पर्श, इन सब का अनुभव कराते हैं हमको, इन संवेदनाओं को ग्रहण करके, और इन संवेदनाओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको संपादित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रवण संबंधी रचना है। श्रवण संबंधी रचना कौन सी है? तो फ्रंटल पाली या पैराइटल पाली या दृक पाली या टेम्पोरल पाली। देखिए यहाँ पर दृक पाली तो हमारी दृष्टि से संबंधित है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है हमारा, ठीक है। फ्रंटल पाली सोचने समझने से संबंधित है, पैराइटल पाली हमारी गतियों से संबंधित है, विभिन्न प्रकार की गतियां और भाषा का जो है उस पर हमारा काम करती है। तो श्रवण संबंधी यहाँ पर टेम्पोरल पाली मानी जाएगी, ठीक है। हमारी जो टेम्पोरल पाली है और जो ऑक्सीपिटल पाली है, ये बेसिकली अनुमस्तिष्क के पास है। तो श्रवण संबंधी जो हमारी मदद करती हैं वो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल ही करती हैं अनुमस्तिष्क को, ठीक है, बेसिकली टेम्पोरल पाली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरुरज्जु में धूसर द्रव्य की आकृति होती है। अरे ये तो थोड़ी देर पहले किया ये क्वेश्चन तो हमने, ठीक है। मैंने आपको मेरुरज्जु बनाकर भी दिखाई थी कि मेरुरज्जु कैसी होती है हमारी, ऐसे करके इस तरीके की आकृति में आ रही है, और इसके अंदर जो हमारा धूसर द्रव्य है ना, धूसर द्रव्य है, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है हमारी ऐसे जाता है और ये यूं करके
तो ऐसे करके ये जो है इस तरह से, तो यहाँ ये H जैसी आकृति बन जाती है, इसीलिए यहाँ धूसर द्रव्य की आकृति हम मानेंगे H। ठीक है, ना J ना L ना U। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूली प्रतिवर्ती प्रतिवर्त का उदाहरण है। देखिए, अनुकूली प्रतिवर्त का मतलब होगा जो अनुकूल घटनाएं हैं। ठीक है, तो गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को दूर हटाना, कांटा चुभने पर पांव को खींच लेना, स्वादिष्ट भोजन को देखने पर लार का स्त्रावित होना, ये इनमें से कौन सा अनुकूल प्रतिवर्त है? तो देखिए यहाँ पर गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का दूर हटना, ये भी हमारा अनुकूल प्रतिवर्त है। कांटा चुभने पर पांव खींचना, ये भी अनुकूल प्रतिवर्त है। स्वादिष्ट भोजन को देखने पर लार का स्त्रावण, ये भी अनुकूल प्रतिवर्त है। यानी हम कहें तो उपर्युक्त सभी हमारे अनुकूली प्रतिवर्त का उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट, रक्त हृदय, रक्त वाहिनी, हृदय, लार ग्रंथियां आदि का नियंत्रण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र। तो हृदय, रक्त वाहिनी, लार ग्रंथियां आदि का जो हमारा नियंत्रण करता है वो हमारा करता है, जो देखिए ग्रंथियां वगैरह हैं, इन सब का जो नियंत्रण है, ठीक है, वो हमारा जो करता है वो हमारा होता है मेनली स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इन सब का जो नियंत्रण कर रहा है ये हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 20 प्रश्नों का जो हमारा आज का MCQ था वो खत्म होता है। MCQ का जो सीरीज थी हमारी, वो उसका वीडियो आज यहाँ खत्म होता है। और उम्मीद है आपको ये जो 20 प्रश्न हैं वो अच्छे से समझ में भी आए हैं और अब आपको याद हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर नियंत्रण एवं समन्वय से अन्य 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार बार देख करके याद कर लीजिए। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर भेजूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।